welcome to mechanics lecture number 26. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will talk about satellite and wirelessness. So let's start today's lecture. So you must know that कि जिस तरह के previous lecture में हम मुख्तलिफ terminologies के बारे में मुख्तलिफ phenomena के बारे में discuss कर रहे थे and we were saying that how they are being related with the Newton law of universal gravitation and the weight of the body. ठीक है, मतलब मोस्टली हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि satellites are routinely put into the earth orbits that revolves around the earth. ठीक है, so the tangential speed must be high enough so that the satellite does not return to the earth. मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि सैटेलाइट्स को हम ज़मीन के मदार में छोड़ते हैं तो उसके लिए हम एक ख़ास स्पीड उसको प्रोवाइड करते हैं. वो स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको क्या करे, उसको यहाँ पर रिवॉल्यूशंस करने पे मतलब उसको यहाँ पर रिवॉल्व करके रखे और वो स्पीड एक ख़ास स्पीड के मुताबिक मतलब होती है, एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक होती है. उसको मतलब पहले से सेट किया जाता है ताकि वो क्या हो कि जो सैटेलाइट है वो ज़मीन पर वापस ना गिरे. ठीक है, सो बट नॉट सो हाई दैट इट escape द अर्थ ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऑल टुगेदर. अब ये जो स्पीड है उसको एक ख़ास कैलकुलेशन या एक ख़ास मुताबिकत के मुताबिक इसको रखा जाता है ताकि ये ना इतना कम हो कि बॉडी या जो सैटेलाइट है वो ज़मीन पर वापस आ गिरे, या वो इतनी ज़्यादा हो कि जो अर्थ की या ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे ये बाहर निकल जाए या मतलब उससे एस्केप करे. तो उसके लिए हमने कुछ मतलब ज़रूरी चीज़ें वो करनी होती है. सो क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है कि व्हाट कीप्स अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, कि कौन सी चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में मतलब वो रखती है. सो द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस इज काज, मतलब यहाँ पर इसी क्वेश्चन का हम आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं. तो हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज काज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो सेंट्रीफ्यूगल कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस है उसको क्या करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, या उसकी वजह जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस है उसकी जो वजह है, उसको जो प्रोडक्शन की वजह है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और इसी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस की वजह से हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जनरेट होती है. ठीक है, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली इट्स द काज इट्स दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली जनरेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, कि मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली बॉडीज में क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है. और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो मकदार है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज. ठीक है, कि दोनों बॉडीज के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो हम जब दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स में मतलब its speed or its centrifugal accelerations keeps it an orbit. कि वो जो centrifugal मतलब है, जो centrifugal accelerations है वो क्या है, वो बॉडीज को क्या करती है या सैटेलाइट्स को वो ऑर्बिट में रखती है. मतलब थोड़ा सा इसको दोबारा समझे कि हमारे पास एक सैटेलाइट है. क्वेश्चन यह है कि कौन सी चीज़ इस सैटेलाइट को ज़मीन के मदार में मतलब वो इधर इसको रखती है. ठीक है, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये डिस्कस करें को कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम अगर इधर उसको ज़मीन के मदार में लेके जाते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्ट करती है. ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हम एक ख़ास स्पीड के साथ मतलब एक सेटेलाइट को भेजते हैं तो उस पर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स रिएक्ट करती है. वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसी बॉडी में क्या करती है, अगर वो एक ख़ास स्पीड के साथ जा रही है
तो वो उसमें क्या करती है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बेसिकली यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस क्या करती है, किसी बॉडीज को ज़मीन के मदार में मतलब इसको रखती है। मतलब यही वो वजह है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस यही एक वजह है जो कि सैटेलाइट्स को ज़मीन के मदार में रखती है। सो द सैटेलाइट इज केप्ट इन द ऑर्बिट बाय इट्स स्पीड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपको पता है कि इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो जो सेटेलाइट है, द सेटेलाइट इज केप्ट इन द ऑर्बिट बाय इट्स स्पीड। सेटेलाइट को मतलब अगर उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो मूव करती है तो उनकी जो स्पीड है वो एक खास स्पीड है, उसी स्पीड की वजह से वो एक ऑर्बिट में रहती है। सो इट इज़ कंटिन्यूअली फॉलिंग, मतलब कंटिन्यूअली वो फॉल करती रहती है, बट द अर्थ करो बट द अर्थ करोस फ्रॉम अंडरनीथ इट। लेकिन ज़मीन उसके नीचे वो क्या करती है, वो एक करो का मतलब जो फंक्शन है वो अदा करती है कि द अर्थ करोस फ्रॉम अंडरनीथ इट। ठीक है, मतलब जो ही वो फॉल करती है, वो ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यूसली वो फॉल करती है तो ज़मीन वो उसके अंदर वो एक करो की फॉर्म में वो उसके नीचे आ जाती है। तो इस तरह ये सिलसिला वो जारी रहता है और सेटेलाइट वो ज़मीन के मदार में ही वो रहता है। सो द सेटेलाइट इज केप्ट इन द ऑर्बिट बाय इट्स फीट। ठीक है, सेटेलाइट जिस तरह ये आपको दिख रहा है कि ये जो सेटेलाइट है ये मदार में कैसे रहता है, या कैसे ये इसी मदार में रहता है, या कैसे ये ज़मीन के गिर्द वो रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर हमने ये जो डिस्कशन है हमारी वो इसी बात पे है कि द सेटेलाइट इज केप्ट इन द ऑर्बिट बाय इट्स स्पीड। ठीक है, सो इट इज़ कंटिन्यूअली फॉलिंग, मतलब कंटिन्यूसली ये इस तरह दिख रहा होता है कि ये फॉल कर रही है। इस तरह के ये आपको दिख रहा है मिसाल के तौर पर विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना होता तो वी कुड हैव assumed दैट द सैटेलाइट इज मूविंग इन दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब ग्रेविटी के बगैर ये ऐसा होता कि ये सैटेलाइट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये बॉडी इधर आ रही है, मतलब इधर तक जब आती है तो यहाँ से आगे क्या होगा कि ज़मीन की जो यहाँ तक क्या है, ज़मीन की फोर्स है, मतलब यहाँ तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे रिएक्ट कर रही है। तो इसी पॉइंट पे देखें एक रास्ता सीधा जाता है, एक रास्ता एक कर्व करता है, क्योंकि ज़मीन की जो सरफेस है, यहाँ पर जो सरफेस है वो क्या है, वो कर्व है। मतलब वो क्या है, वो एक स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल मतलब एक पर्टिकुलर अगर फॉर्म हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक पार्ट हम लेते हैं तो वो क्या है, वो कर्व है। तो वो कर्व जब ये फॉल करती है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ज़मीन के साथ ही रहती है, वो ग्रेविटी के साथ, विद ग्रेविटी के साथ फॉल्स, मतलब जब ये इधर फॉल करती है तो फॉल एन ए सर्कल, वो फॉल्स उनकी होती है एक सर्कुलर पाथ में। और ये जो फॉल होती है इज ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से वो होती है। तो दिस वाई हम कहते हैं कि द सैटेलाइट इज केप्ट इन द ऑर्बिट बाय इट्स स्पीड। ठीक है, इट्स कंटिन्यूअली फॉलिंग बट द अर्थ करो फ्रॉम फ्रॉम अंडरनीथ इट। ठीक है, ये ज़मीन की जो ये कर्व है, ठीक है, वो बिल्कुल इसके नीचे आ जाती है। तो ये जिसकी जो मोशंस है वो कंटिन्यूसली ये ज़मीन के गिर्द ये रिवॉल्व करती है। सो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ये हमें बताती है कि इफ देयर वर नो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता द सेटेलाइट वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसी कंडीशन में सेटेलाइट वो एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती। ठीक है, एक और हमारे पास एग्जांपल है कि जियो synchronous satellite is one that stay above the same point on the earth, which is possible only if it is above a point on the equators। ठीक है, मतलब एक खास किस्म की हमारे पास सेटेलाइट है जो कि हमेशा एक ही पॉइंट पर ज़मीन के ऊपर वो रहती है। तो इसकी रहने की मतलब जो वजह है, मतलब जो पॉसिबल रीज़न है वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ इट इज़ अबाव अ पॉइंट्स ऑन द इक्वेटर।
कि ये इक्वेटर्स के बिल्कुल ऊपर एक खास पॉइंट पे हो। सच सेटेलाइट आर यूज फॉर टीवी। मतलब यहाँ पर जो ये जो सेटेलाइट होती है जो एक खास जगह पर वो स्टे करती है, ये जो सेटेलाइट है ये नॉर्मली टीवी स्टेशंस के लिए और रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए यूटिलाइज होती है फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड एज अ कम्युनिकेशन रिलेज। ठीक है, मतलब ये इन चीज़ों के लिए वो यूटिलाइज होती है। Similarly, so by utilizing these concepts, you need to calculate the height above the Earth's surface. Such a satellite must orbit. Then you have to calculate the satellite speed and then compare that to the speed of the satellite orbiting 200 किलोमीटर above the earth surface। ठीक है, तो ये हमारे पास जियो साइक्रोनियस जो है सेटेलाइट्स है, और मतलब जिसको टीवी वाले या रेडियोस वाले अपनी ट्रांसमिशन के लिए वो यूटिलाइज करते हैं और वो हमेशा एक ख़ास पॉइंट पे वो रहती है। मज़ीद डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक के अंदर वो मौजूद है। एक और टर्मिनोलॉजी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेटलेसनेस। अब वेटलेसनेस क्या है? ऑब्जेक्ट इन सेटेलाइट इंक्लूडिंग पीपल एक्सपीरियंस इफेक्टिव वेटलेसनेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट काजेज दिस, कि कौन सी चीज़ मतलब इसका मौजिब है या इसका सबब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नोट करनी है कि दिस डज नॉट मीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन देम इज़ ज़ीरो। मतलब यहाँ पर जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स उसी बॉडी पे वो ज़ीरो है। दे स्टिल हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मतलब इस पे फिर भी इसी कंडीशन में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसी पे रिएक्ट करती है। सो द सैटेलाइट इन ऑल इट्स कंटेंट्स और एंड फ्री फॉल, so there is no normal force Fn. This is what lead to the experience of weightlessness. More properly, this effect should be called appearance or effective weightlessness. क्यों? वो किस वजह से? Because the gravitational force still exists। मतलब gravitational force वो तो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, so this can be experienced on the earth also but only briefly। मतलब इस conditions को हम क्या करते हैं कि हम इसको मतलब ज़मीन पे भी इसको फील कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए वो होता है। थोड़ा सा इसको दोबारा समझ ले कि जो सेटेलाइट है और जितने भी इसके कंटेंट है, ठीक है, और वो क्या है, आर इन फ्री फॉल। वो एक फ्री फॉल के अंदर होते हैं। सो देयर इज़ नो नॉर्मल फोर्स। मतलब उसी कंडीशन में जब वो फ्री फॉल की कंडीशन में हो तो इस दौरान उस पर कोई फ्री फॉल फोर्स वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और उसी वजह से जो बॉडी है वो वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करता है। और ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं अपेरेंट और इफेक्टिव वेटलेसनेस। ठीक है, और क्यों इसको अपेरेंट या इफेक्टिव वेटलेसनेस हमको इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसी कंडीशंस में भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उस पर वो एग्जिस्ट करती है और वो उस पर रिएक्ट करती है। और ये जो फोर्स है मतलब इसको हम ज़मीन पे भी मतलब महसूस कर सकते हैं, बट वो बहुत ही मुख्तसर दौरानिए के लिए वो होता है। अब यहाँ पर आप इसको देखें टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब इसी फिनोमेना को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। मुख्तलिफ केसेस में एक एग्जांपल्स हम आप लोगों को दे रहे हैं कि लेट फर्स्ट लुक एट एग्जांपल प्रॉब्लम। मतलब ये एक आसान सा एग्जांपल है, आपने इसको थोड़ा सा समझना है। इसको चार मुख्तलिफ केसेस में हम इसको डील कर रहे हैं कि पर्सन राइडिंग एन एलिवेटर्स। एक बंदा है वो एलिवेटर्स के अंदर मतलब जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास चार मुख्तलिफ केसेस में हम इस जो कंडीशंस है या जो प्रॉब्लम है इसको हम डील कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है कि ए पर्सन एन एलिवेटर्स, जो बंदा है वो एलिवेटर्स के अंदर है। ए मास एम इज अटैच टू ए स्केल, यहाँ पर उसके साथ ही एक स्केल लगी हुई है और उस स्केल के साथ एक मास एम जी है। ठीक है, एक मास एम जो है वो क्या है, वो इस स्केल के साथ अटैच है। मास एम इज अटैच टू स्केल, यहाँ पर एक स्केल है और उसके साथ एक मास अटैच है। ठीक है, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि मोशन नहीं है।
सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो है। सो ये जो फोर्सेस है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेट है, वेट इज बेसिकली इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स ऑन द मास एम। अब यहाँ पर देखें कि इसी कंडीशन में जो वेट है, अब यहाँ पर देखें वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक रस्सी के साथ हमने क्या किया है, स्केल के साथ ये जो बॉडी है उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो ये जो वेट है, वेट हमारे पास, ये जो मास है, ये जो बॉडी है, इसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स ऑन द मास एम। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, वो स्ट्रेंथ, टेंशन एंड द स्ट्रेंथ। ठीक है, वो इसमें टेंशन है, वो इसके बराबर है। ठीक है। सो इन सच कंडीशंस, अगर इसी कंडीशन में हम क्या करें, न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करें, सो डब्ल्यू या जो वेट है इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रीडिंग ऑन द स्केल। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो वेट है, ये क्या है, ये इक्वल है और अपोजिट है जितनी भी रीडिंग्स हमारे पास इधर स्केल्स पे आती है। तो हमने पहले कहा था कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वो क्या है, फोर्सेस इक्वल टू जीरो है। सो वेट हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर वेट जो है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये वेट है और ये जो डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, दैट इज बेसिकली द अपवर्ड फोर्स। ये दोनों बराबर है। सो द स्केल रीडिंग इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो इस कंडीशन में जो स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास है कि जो वेट है दैट इज इक्वल टू एम जी। ये पहला केस है। अब दूसरी केस में क्या है, दूसरी केस में यह है कि एलिवेटर्स मूव ऑफ, जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन ए है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू एम ए। तो इसी तनाजुर में हमारे पास जो वेट है, यहाँ पर देखें कि जो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, इनको आप सम अप करें। ठीक है, डब्ल्यू माइनस एम जी, तो वो बराबर है जो टोटल फोर्स है उसके बराबर है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है, दैट इज बेसिकली मीन अपवर्ड फोर्स ऑन द मास एम। ठीक है, ये जो मास है, ये डब्ल्यू का मतलब है कि ये अपवर्ड फोर्स है इसी मास पे। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, डब्ल्यू इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रीडिंग ऑन द स्केल। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि डब्ल्यू जो है वो स्केल्स में क्या है, अपवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट टू द रीडिंग ऑन द स्केल। ठीक है, तो इस स्केल में ये जो रीडिंग है इसके इक्वल है। ठीक है, और डायरेक्शन में उसके अपोजिट है। सो स्केल रीडिंग हमारे पास क्या होगी, अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट हमारे पास होगा वो क्या होगा, अपेरेंट वेट दैट इज डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन द अपेरेंट वेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मतलब ये हमारे पास कंडीशंस है कि डब्ल्यू हमारे पास क्या है, अपवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू क्या है, मैस, मतलब जो वेट है उसके प्लस द फोर्स। एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी से दैट इट विल बी ग्रेटर देन द वेट, कि वो ग्रेटर वेट से वो क्या होगा, वो वेट से ज़्यादा होगा। तो इसी में फॉर एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेशंस करें, सो फॉर ए इट शुड बी इक्वल टू 1/2 जी। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए अगर ए के लिए हम कैलकुलेशंस करें, मतलब इसी इक्वेशन से, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 जी। सो इसी तरह अगर हम मतलब क्या करें, मतलब इसी फैक्टर्स में हम अगर कैलकुलेशन करें डब्ल्यू के लिए, मतलब जो हमारे पास क्या है, अपवर्ड फोर्स है, उसके लिए हम कैलकुलेशन करें, सो डब्ल्यू जो अपवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम द वेट ऑफ द दिस पर्टिकुलर मास। ठीक है, तो मतलब जो अपवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू
3/2 times the mass of the weight of the object. So what it mean? It mean that the person is heavier. The person is heavier also. So person experience 1.5 grams. ठीक है, 1.5 Gs. ठीक है, तो कि 1.5 Gs को बॉडी क्या है वो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हमारे पास एक जो एक्सेलरेशन है a in this particular conditions is equal to 1/2 टाइम g, और ये क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब जो थर्ड केस है हमारे पास कि एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड्स, एलिवेटर नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हमारे पास क्या है, वी हैव द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, समेशन ऑफ फोर्स दैट नेट फोर्स इक्वल टू ma। सो हमारे पास जो इक्वेशंस है मतलब वेट्स और जो मतलब अपवर्ड फोर्स है वो दोनों क्या है, उनका समेशंस, दोनों का समेशन बराबर है तो अपोजिट फोर्स कि वो जो टोटल फोर्स उस पर लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो फोर्स क्या है, वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बॉडी का क्या है, दिस इज द अपवर्ड फोर्स प्लस द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू summation of all the forces, that is ma, but it's in opposite directions। अब इसकी आप कैलकुलेट करें, अगेन हम कहते हैं W is upward force on the mass m, so by Newton third law W is equal and opposite to the reading on the scales। ठीक है, कि ये जो upward force है ये इक्वल और अपोजिट है, जो मतलब रीडिंग हमारे पास आ रही है इस स्केल में, ये इसके बिल्कुल क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शंस में वो अपोजिट है। ठीक है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रीडिंग ऑन द स्केल्स। तो स्केल रीडिंग हमारे पास है, स्केल की रीडिंग इसको हम अपेरेंट वेट भी कह सकते हैं। तो अपेरेंट वेट हमारे पास क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg minus ma, and we remember this will be smaller than the real weights of the body। ये जो बॉडी है मतलब ये हमारे पास क्या है, दिस द पेरेंट वेट, और ये क्या होगा, जो ओरिजिनल वेट है ये उससे स्मॉलर होगा। ठीक है, सो फॉर ए वी हैव 1/2 टाइम g, सो w इज इक्वल टू जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम 1/2 टाइम mg। so in such a condition the person is lighter also। ठीक है, so person experience 0.5 Gs। ठीक है, या 0.5 grams। so यहाँ पर हम देखते हैं कि we have still acceleration and that acceleration is a downward, और उसकी जो वैल्यू है 1/2 टाइम the gravitation accelerations। केस 4 में हमारे पास है कि the elevator cable breaks, is free fall downs with an acceleration as equal to g। एक्सेलरेशंस क्या है कि एलिवेटर्स की जो वायर है वो ब्रेक हो गई और वो नीचे आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और अगेन हमारे पास वही कंडीशन है W माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। ठीक है, सो अगेन W इज अपवर्ड फोर्स ऑन द मास m, सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ W इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रीडिंग्स ऑन द स्केल्स, और स्केल की जो रीडिंग है जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगा कि द एलिवेटर एंड पर्सन्स आर अपेरेंटली वेटलेसनेस, कि इसी कंडीशंस में क्या होगा कि जो स्केल है वो हमें कोई रीडिंग वो नहीं देगा, और अपेरेंटली जो बंदा है स्केल के अंदर वो जब रीडिंग को देखेगा सो उसको अपनी आप वो क्या होगा, अपेरेंटली ही विल बी इन कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। so clearly though the force of gravity is select, the force of gravity मतलब अब भी उधर है, लेकिन वो क्या है, जो अपेरेंट वेटलेसनेस है मतलब जो अपेरेंट कंडीशन, जो अपेरेंट रीडिंग है स्केल की, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज द कंडीशंस वेयर वी से दैट जो मतलब लीनियर एक्सेलरेशंस है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के वो बराबर आ जाती है। ठीक है, तो जब दोनों एक्सेलरेशंस बराबर हो जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें ये वाली टर्म्स क्या है, ये वाली टर्म इसको अगर यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं सो इट विल कम इन समेशंस, मतलब यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू जी, तो ये वाले दोनों टर्मिनोलॉजीज कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल हैव द अपवर्ड फोर्स,
ठीक है, द अपवर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, इज इक्वल इन अपोजिट टू द रीडिंग ऑन द स्केल। तो ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, वो रीडिंग ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेटलेसनेस है, जिसको हम कहते हैं अपेरेंट वेटलेसनेस एंड द सैटेलाइट ऑर्बिट। सो अपेरेंट वेटलेसनेस एंड द सैटेलाइट ऑर्बिट, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय दिस। सो विद ग्रेविटी द सैटेलाइट the satellite mass ms free fall continually, just so the gravitational force equal to the centrifugal force। ठीक है, मतलब सेटेलाइट में हम वेटलेसनेस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोग जिस तरह हमने पहले केस में बात की थी कि ग्रेविटी के साथ सेटेलाइट क्या करती है, एक फ्री फॉल मतलब कंटिन्यूसली एक फ्री फॉल कंडीशंस में होती है। तो सच ए कंडीशन में जब एक कंटिन्यूसली एक फ्री फॉल कंडीशंस में होती है सेटेलाइट हमेशा, तो हम कहते हैं कि इसी कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाती है या सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो मतलब दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि कंसिडर स्केल एंड सेटेलाइट, उसी सेटेलाइट में हम क्या करते हैं कि स्केल को कंसिडर करते हैं, वेयर वी पुट द नेट स्केल इक्वल टू एम ए। ठीक है, so that is equal to the opposite centrifugal force mv square over r square, that is यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीन टुवर्ड द अर्थ सेंटर, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर। तो यहाँ पर देखें कि डब्ल्यू और एम जी की वही कंडीशंस हमारे पास है कि यहाँ पर जो जी डैश हमने पुट की है, जी डैश इज बेसिकली द इफेक्टिव ग्रेविटी, द इफेक्टिव एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो डब्ल्यू माइनस एम जी, यहाँ पर मतलब है कि जो अपवर्ड फोर्स है मास पे या सेटेलाइट के मास पे, वो क्या है, वो बॉडी के वेट के बराबर है, बॉडी की जो इफेक्टिव वेट है वो उसके बराबर है। सो दैट बेसिकली बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करती है। या हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो वेट है और वेट या जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू द इफेक्टिव वेट, ठीक है, माइनस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये इफेक्टिव मतलब है वेट है बॉडी की, तो माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर इन दोनों को यहाँ पर हम देखें कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, जो इफेक्टिव वेट है और मतलब इसके साथ ही जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर एड अप करते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द ओरिजिनल mass of the original weight of the body or the original weight of the satellite, ओरिजिनल उससे कई मतलब है। So lessons, TV reporter are just plain, ठीक है, so wrong when they say thing like the space shuttle has escaped the earth gravity or the shuttle has reached a point outside the earth gravitation pull। So why? Because the gravitation force is F is equal to G ms me divided by r square, so this exists and is not zero even for a huge distance r away from the earth। So f tend to zero only for r tend to infinity। मतलब यहाँ पर मतलब है एक सबक है जो आप लोगों को याद रखना होगा कि टीवी की जो रिपोर्टर्स है वो जस्ट एक प्लेन मतलब वो क्या करते हैं, टीवी रिपोर्टर आर जस्ट प्लेन। ठीक है, सो रॉन्ग क्या है, जब वो कहते हैं कि व्हेन दे से थिंग लाइक, जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि द स्पेस शटल हैज़ एस्केप द अर्थ ग्रेविटी, कि जो स्पेस शटल है वो अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकल गया, और द शटल हैज़ रीच अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशन पुल, या वो कहते हैं कि शटल जो है वो अर्थ ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल गया। और ये क्यों गलत है, ये इस वजह से गलत है क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारे पास बराबर है, इस रिलेशंस के वो बराबर है कि मतलब जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम एस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड
that is the separation between the satellite and from the centers. मतलब ये जो हमारे पास है आर है, ये बेसिकली क्या है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, मतलब ये वो हमारे पास ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो रिलेशन है, ये वाली जो फोर्स है, दिस एग्जिस्ट, ठीक है, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। क्यों? इवन फॉर ह्यूज डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, मतलब और ज़मीन से कितना दूर क्यों ना हो जाए, ये वाला फोर्स मतलब ये क्या है, ये ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ उसी कंडीशंस में ज़ीरो होगा जब हम कहते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है इट इज़ इनफाइनाइट लॉज, मतलब अगर ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाए तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि फोर्स टेंड टू ज़ीरो, उसी में ये ज़ीरो पर जाता है। इसके अलावा ये फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो आपने इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को मतलब उस पर गौर करना है जब इस तरह की बातें आ जाती है या इस तरह की खबर नशर होती है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली, आपने उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है। आपने जस्ट उसको मतलब उसको सही नहीं मानना, मतलब उसको एक साइंटिफिक तनाजुर में देखना है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।